हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैनडा क्लासेस। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रियल नंबर्स के पार्ट 1 और आज हम कवर करने वाले हैं रियल नंबर और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, रियल नंबर कंप्लीट करते हैं। चलिए तो पहले देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोल रहा है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोल रहा है कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर हो, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। मतलब 15 एक कंपोजिट नंबर है, इसको हम लिख पाएंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। 3 और 5 दोनों ही प्राइम फैक्टर्स हैं किसके? 15 के। तो वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोल रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख पाएंगे और वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। मतलब ऑर्डर को अगर हम ध्यान में ना ले तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये क्या हो जाएगा? यूनिक होगा। मतलब कोई भी ऐसे कंपोजिट नंबर ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख पाएंगे। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 8 है। 8 एक कंपोजिट नंबर है, इसको भी हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख पाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसका जो प्राइम फैक्टर 8 का जो प्राइम फैक्टर है वो सिर्फ 2 है और प्रोडक्ट ऑफ इसके प्राइम फैक्टर्स में लिख पाएंगे किसको? कोई भी कंपोजिट नंबर को। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो 120 है। 120 को कैसे फैक्टराइज करेंगे? पहले देखते हैं ये कौन सा प्राइम से डिविजिबल होगा। 120 इवन है, ये 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 60, 120 को ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 60। अभी 2 तो प्राइम बन गया, अभी ये 60 कंपोजिट है। फिर इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 को हम क्या लिख पाएंगे? 60 भी 2 से डिविजिबल है और 2 प्राइम है, तो 60 को हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 30। अभी 30 कंपोजिट है, फिर उसको ब्रेक डाउन करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 को कैसे लिख पाएंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 15। फिर 15 को क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये बन गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120 ऐसे प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो दिमाग में कर सकते हैं, जैसे 120 हमें पता है कि 15 8 जा, और 8 को क्या लिखते हैं? 2 raised to 3 और 15 को 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ऐसे भी क्विकली हम प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल पाएंगे। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम क्यों निकालते हैं, ये क्यों यूजफुल है? चलिए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके हम क्या क्या कर पाएंगे। पहले समझते हैं एचसीएफ क्या है। तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, जीसीडी। ये कैसे निकालते हैं और ये चीज क्या है पहले देख लेते हैं। मान लो दो नंबर है 8 और 12, ये दोनों ही कंपोजिट नंबर है। तो 8 जो है, 8 के कौन से फैक्टर्स हैं? आप बोलोगे सर 1 2 4 एंड 8, ये सारे 8 के फैक्टर्स हो गए। सिमिलरली 12 के भी फैक्टर्स निकाल लो। 12 के कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे? 1 2 3 4 6 एंड 12, ये सारे 12 के फैक्टर्स हो गए। अभी चेक करते हैं उन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है। अब बोलो सर 1 कॉमन फैक्टर है, 2 भी कॉमन फैक्टर है और 4 भी कॉमन फैक्टर है। तो मतलब कॉमन फैक्टर में क्या क्या आ गए? 1 आ गया, 2 आ गया और 4 आ गया। हमें क्या पूछ रहे हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें से हाईएस्ट कौन सा होगा? आप बोलोगे सर एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये 4 हो गया। तो 4 क्या करेगा? 4 जो है वो सबसे बड़ा नंबर जो 12 को भी डिवाइड कर लेगा। 4 डिवाइड्स 12 मींस 12 इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 4 12 का ही फैक्टर है। और वही ही सबसे बड़ा नंबर है जो 8 को भी डिवाइड करेगा। मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन बन गया? 4, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन गया 4। तो ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसे फैक्टर्स हमने निकाला, फिर कॉमन फैक्टर्स डिसाइड किए, फिर हमने बोला कि उनमें से हाईएस्ट जो है वही एचसीएफ है। लेकिन हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके भी निकाल पाएंगे। चलो कैसे देखते हैं।
तो अभी 8 को प्राइम फैक्टर्स में क्या लिख पाएंगे, 2⁻³ और 12 को क्या लिख पाएंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मतलब 2⁻² मल्टीप्लाइड बाई 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम बस लोएस्ट पावर ऑफ प्राइम्स को ही चूज करेंगे, लोएस्ट पावर प्राइम्स को ही चूज करेंगे। मतलब यहाँ पर 2⁻² है, यहाँ पर 2⁻³ है, हम लोएस्ट को चूज करेंगे 2⁻²। अभी यहाँ पर 3 का तो कोई भी नहीं है, मतलब 3 टू द पावर 0 है। अभी यहाँ पर 3 टू द पावर 1 है, तो मतलब जो लोएस्ट होगा 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0 1 होता है, उसको हम नहीं लिखेंगे। तो HCF क्या बन गया, 2⁻² मतलब 4। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हमने HCF निकाल लिया। अभी एक क्वेश्चन आप करो, वीडियो को पॉज कर लो, फिर खुद से ट्राई करो, फिर अगर नहीं होगा फिर सोल्यूशन देखो। देखो 24 और 36, 24 क्या हो जाएगा, 24 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 8 3 जा मतलब 2⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 36 6 का स्क्वायर है और 6 कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो मतलब ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का होल स्क्वायर है, मतलब 2 का भी स्क्वायर और 3 का भी स्क्वायर। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 24 और 36 का। हमें HCF निकालना है, हमें क्या निकालना है, HCF। HCF के लिए जो लोएस्ट पावर होगा उसी को चूज करेंगे। मतलब इधर क्या है 2 टू द पावर 3, लेकिन इधर क्या है 2 टू द पावर 2, लोएस्ट कौन सा बन गया 2 टू द पावर 2, उसी को चूज करेंगे। मल्टीप्लाइड बाई, अभी इधर 3 टू द पावर कुछ नहीं, मतलब 3 टू द पावर 1 है, इधर 3 टू द पावर 2 है, तो कौन सा वाला चूज करेंगे 3 टू द पावर 1। तो HCF क्या बन गया 2⁻² मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12। तो HCF क्या बन गया 12। तो समझ में आ गया HCF कैसे निकालते हैं। अभी देखते हैं LCM। चलिए LCM देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सीखेंगे, पहले समझेंगे LCM है क्या। तो LCM जो है उसको हम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले हम दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स निकालेंगे, फिर कॉमन मल्टीपल्स डिसाइड करेंगे, और वो सारे कॉमन मल्टीपल्स में जो लोएस्ट होगा उसी नंबर को LCM बोल देंगे। चलिए एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। मान लो दो नंबर्स हैं 16 एंड 12, मान लेते हैं 16 एंड 12, ये दो नंबर्स हो गए। तो अभी 16 के कौन से मल्टीपल्स हो जाएंगे, आप बोलोगे सर सारे नेचुरल नंबर्स लाओ 16 से मल्टीप्लाई करते रहो तो 16 के मल्टीपल्स निकल जाएंगे। 16 का पहला मल्टीपल कौन हो जाएगा 16, सेकेंड मल्टीपल कौन होगा, अब बोलो सर 32, फिर थर्ड मल्टीपल 48, ऐसे 16 के टेबल लिखते जाओ, 16 for 64, फिर 80, फिर 96, फिर 112, ऐसे चलते रहेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स n नहीं होगा तो 16 के मल्टीपल्स भी कभी n नहीं, ऐसे चलते जाएंगे। फिर 12 में देख लेते हैं 12 का कौन सा मल्टीपल होगा, पहला मल्टीपल 12 कौन सा होगा, वही खुद होगा 12, फिर 24, फिर 36, फिर 48, फिर 12 का जो फिफ्थ मल्टीपल है 60, 72, फिर 84, ऐसे चलता जाएगा। तो ये सारे 16 के मल्टीपल्स हमने लिख लिए और 12 के मल्टीपल्स भी लिख लिए। अब ढूंढते हैं कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल मतलब 12 का भी होगा 16 का भी होगा, कौन से चलिए देखते हैं। पहला 48, हाँ 12 में भी है और 16 में भी है। फिर 96 इधर है। अभी 84 के बाद 96 भी आएगा, 84 के बाद 96 भी आएगा, तो ये 96 भी कॉमन मल्टीपल बन गया। फिर आगे और सारे कॉमन मल्टीपल्स भी आएंगे, लेकिन हमें चाहिए कौन, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ये 48। तो इसका मतलब 48 सबसे छोटा नंबर है जो 12 से भी डिविजिबल है और 16 से भी डिविजिबल है, उसका मतलब एलसीएम। समझ में आ गया, ये वही एलसीएम निकालना है, लेकिन अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। 16
16 और 12 का एलसीएम निकालना है, जो 48 है हमने देखा, और अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। 16 को क्या लिख पाएंगे, ये 4 का स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब 2⁴। और जो 12 है, अभी देखते हैं 12 क्या, 2⁴ मल्टीप्लाइड बाई 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। अभी एलसीएम में, एलसीएम जो है वो नंबर से बड़े होते हैं, तो इसीलिए हम हाईएस्ट पावर को लेंगे। मतलब यहाँ पर 2⁴ है, यहाँ पर 2⁴ है, तो हम लेंगे 2⁴। अभी 3 कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 3 0 है, अभी यहाँ पर 3 1 है, तो हम क्या लेंगे 3 1, क्योंकि वो हाईएस्ट है। तो अभी देखो 2⁴ मतलब 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या बन गया, 48। तो ये हो गया एलसीएम ऑफ 16 एंड 12। तो हमने देख लिया एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और एचसीएफ एलसीएम क्या होते हैं। आगे चलते हैं, देखो एक रिलेशन हम एस्टेब्लिश करेंगे एक क्वेश्चन से। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, वही क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन। हमने 16 और 12 लिया, 16 और 12 लिया। देखो 16 और 12 का जो एलसीएम है, जो एलसीएम है वो क्या है, 48। अभी अगर हम एचसीएफ देख लेंगे, एचसीएफ 16 और 12 का क्या होता है, मतलब ऐसे सबसे बड़ा नंबर जो 16 को भी डिवाइड कर लेगा और 12 को भी डिवाइड कर लेगा, मतलब इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। अगर मैं 2 देखूं, 2 सबसे बड़ा तो नहीं है, फिर 2 के बाद कौन सा कॉमन फैक्टर आएगा, 4 के बाद ऐसे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो 16 और 12 को डिवाइड कर लेगा। ऐसे दिमाग में भी निकाल सकते हैं, इससे मतलब सबसे बड़ा नंबर जो बोथ 16 और 12 को डिवाइड कर लेगा वो क्या है, 4। तो 4 बन गया हमारा एचसीएफ, और एलसीएम क्या है, 48। अभी नंबर्स को देखो, 16 एंड 12 उन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, और उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो मतलब जो 12 है, ये 12 को हम क्या ऐसे भी लिख पाएंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, मतलब एक नंबर से हमने एचसीएफ को निकाल दिया। तो 12 से हमने क्या किया, एचसीएफ को निकाल दिया, तो 12 को लिख लिया 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। अभी जो एक्स्ट्रा नंबर आया ना, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले नंबर से, क्या बन गया 48, और ये क्या था 4। अच्छा सोचो 48 है क्या, आप बोलोगे सर इन दोनों का एलसीएम है। और 4 क्या है, आप बोलोगे सर इन दोनों का एचसीएफ है। अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। तो हमने एक रिलेशन बना दिया, कोई भी दो नंबर हो, प्रोडक्ट अगर उनका निकालेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, उन दोनों का एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ। तो मतलब अब हम ऐसे भी लिख पाएंगे, कोई भी दो नंबर हो, ए मल्टीप्लाइड बी, जनरल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, इस टॉपिक को यूज करके, इस कंसेप्ट को यूज करके ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब कोई एक नंबर दे देगा, उन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम दे देगा, और दूसरा नंबर पूछ लेगा। तो आप बोलोगे सर कोई भी एक नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम, और ये जो नंबर है इसको लेके डिवाइड कर लेंगे, जो दिया होगा उसको डिवाइड कर लेंगे, हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो इस कंसेप्ट से क्वेश्चन भी आते हैं, समझ लिया। तो एचसीएफ एलसीएम हमने समझ लिया, और इस कंसेप्ट को बेस करके अब एक वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं, समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम को बेस करके एक वर्ड प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन है, ये रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है पहले देख लेते हैं। बोल रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब कोई एक सर्कुलर पाथ है, कोई एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, मतलब सोनिया जो है 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए उसको 18 मिनट्स लग जाता है। अच्छा समझ लिया हमने यहां तक। रवि है, और रवि
एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट देता है। सेम पाथ को कवर करने के लिए रवि जो है 12 मिनट्स देता है और सोनिया 18 मिनट्स देता है। अच्छा, मतलब रवि जो है वो सोनिया से फास्टर है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्कुलर पाथ है। ये पॉइंट हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ए पॉइंट। यहां से रवि और सोनिया दोनों ने स्टार्ट किया, मतलब यहां से कंप्लीट किया। और जो सोनिया है वो 18 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है और जो रवि है उसको 12 मिनट्स लग रहा है। अच्छा, यहां तक तो हमें क्लियर हो गया क्वेश्चन। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, वो दोनों सेम डायरेक्शन में भागे। चलो यहां तक भी क्लियर है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, मतलब कितनी देर बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, तो यहां पर अब कब मिलेंगे, नेक्स्ट कितने टाइम के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। चलो देखते हैं। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे यहां पर मिलने के लिए यहां पर टाइम दोनों का कॉमन होना चाहिए। तो टाइम में कॉमन आने के लिए क्या कर सकते हैं। मान लो ये रवि है, तो पहले जीरो टाइम में अब वो स्टार्टिंग पॉइंट में था। फिर नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट आने के लिए उसको टाइम लग जाएगा 12 मिनट। फिर नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट में आएगा कब, 12 का मल्टीपल मतलब 24 मिनट में आ जाए। फिर 36 में आएगा, फिर 48 में आएगा। तो ऐसे टाइम में रवि जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट में आएगा। अब सोनिया जो है, देखो सोनिया जो है, सोनिया पहले तो जीरो टाइम में होगा, मतलब स्टार्टिंग में होगा, स्टार्ट पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। अभी जो पहली बार वो फिर से आएगा वो मतलब 18 मिनट्स के बाद। तो 18 मिनट्स के बाद सोनिया आएगी। फिर नेक्स्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट में आने के लिए सोनिया को कितनी टाइम लग जाएगी, सोनिया को लग जाएगा फिर से 18 मतलब 36 मिनट जब होगा फिर सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट में आएगा। फिर नेक्स्ट 54 में, मतलब 18 का मल्टीपल 54, फिर 72 ये मतलब स्टार्टिंग पॉइंट 72, फिर 90। तो ये सारे जो मल्टीपल्स होंगे 18 के और 12 के, ये सारे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोनिया और रवि स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे। लेकिन बोल रहा है जीरो में तो पहले था ना, जीरो में दोनों साथ में शुरू किए थे। नेक्स्ट टाइम में कब आएंगे, मतलब दोनों के लिए टाइम कब सेम है। देखो कब सेम है, 36 कॉमन मल्टीपल है 36, और ये कॉमन मल्टीपल है। और 36 के बाद मतलब यहाँ पर 72 भी आएगा, 48 फिर आ जाएगा 60, फिर आ जाएगा 72। तो देखो यहाँ पर भी 72 है, मतलब 72 में भी फिर से वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में मीट कर लेंगे। लेकिन पहली बार कब मीट करेंगे, आप बोलोगे सर 36 पे। तो 36 तो मल्टीपल है और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, तो इसीलिए हमें ये क्वेश्चन में एलसीएम निकालना चाहिए। तो समझो इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन बस बोल रहा है कि कब मीट करेंगे वो। जैसे वो हमने बचपन में ऐसे ये इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन किया था, मतलब जो बेल्स हैं, दोनों बेल्स हैं, कुछ इंटरवल्स में रिंग हो रहे हैं, तो दोनों स्टार्टिंग में पहली बार रिंग हुए, फिर कितनी देर बाद दोनों एक साथ रिंग होंगे। तो हम क्या निकालते थे, एलसीएम। ऐसे ही कंसेप्ट लगेगा, तो एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 जो 36 है, तो मतलब 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद दोनों क्या हो जाएंगे, फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट कर लेंगे। तो एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट हमने खत्म कर लिया। अब हम चलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 2। तो मतलब एक दूसरा फंडामेंटल थ्योरम है, उसको समझते हैं पहले। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, मतलब कोई भी एक प्राइम नंबर ले लिया p। तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो p a को भी डिवाइड कर लेगा। चलो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मतलब a स्क्वायर मतलब कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मान लेते हैं। मान लो 16, मान लो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 16 का प्राइम फैक्टर 2 होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 जो है 2 कैन डिवाइड 16, मतलब 2 जो है 16 का फैक्टर है और 16 2 का मल्टीपल है। यस सर, तो 2 16 को डिवाइड कर रहा है।
2 अगर 16 को डिवाइड कर रहा है, इफ 2 डिवाइड 16 मतलब 16 का जो स्क्वायर रूट है, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है ए, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4, वो भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आर्किमिडीज 2 बोल रहा है। कोई भी प्राइम नंबर ले लो, मान लो 3 36 को डिवाइड कर रहा है, यस सर आप बोलोगे यस सर 36 को डिवाइड कर रहा है, तो अगर 3 36 को डिवाइड कर रहा है ना, 36 का स्क्वायर रूट क्या है, आप बोलोगे सर 6, तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा, हाँ 3 6 का भी फैक्टर है, मतलब 3 कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का फैक्टर होगा तो वही 3 उसका स्क्वायर रूट का भी फैक्टर होगा। मतलब अगर कोई भी प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है वो ए को भी डिवाइड कर लेगा। तो ये हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 2। और एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। मान लो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 49। आप बोलोगे सर एक प्राइम नंबर है 7 और ये जो 7 है ये 49 को डिवाइड कर पा रहा है, मतलब 7 जो है वो 49 का क्या हो गया फैक्टर। तो हम ऐसे लिखते हैं इसको 7 डिवाइड्स 49। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या बन गया, आप लोग सर 7, तो ये जो 7 है इस 7 को भी डिवाइड कर लेगा। 7 इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर अपना फैक्टर भी होता है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है और सबसे छोटा मल्टीपल होता है। तो ए नंबर हो गया, इसका पूछ लिया सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, ए ही है। सबसे छोटा मल्टीपल कौन है, ए ही है, क्योंकि मल्टीपल हम स्टार्ट करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करने, तो 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो वही नंबर बनेगा। तो सबसे बड़ा नंबर जो ए को डिवाइड कर पाएगा वो ए ही है। तो यहां तक तो हमने समझ लिया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में कोई दिक्कत नहीं है। चलो या इसको हम यूज कैसे करेंगे, इसको हम यूज करेंगे प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी में। मतलब कोई भी नंबर है जैसे √2 √3, इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है, इसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज करेंगे। चलो कुछ चीजें हैं देख लेते हैं, जो हमें प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी में यूज करना है। मान लो कोई भी एक रेशनल नंबर है, हमने पहले पार्ट में देखा था रेशनल नंबर का मतलब क्या है। आप बोलोगे सर कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम एनी इंटीजर डिवाइडेड बाई नॉन जीरो इंटीजर के फॉर्म में लिख पाए। कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय नॉन जीरो इंटीजर के फॉर्म में लिख पाए उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अगर वो रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मान लो ये रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक एग्जांपल ले लेते हैं 23 डिवाइडेड बाई 46। तो बोल रहा है ये जो रेशनल नंबर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इनका कॉमन फैक्टर अभी भी है। कॉमन फैक्टर मतलब ये दोनों को प्राइम नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है रेशनल नंबर, मान लो p और q, ये दो रूल मानते हैं। क्या है, पहली बात तो कोई भी अगर इसमें कोई नेगेटिव साइन होगा तो इसको न्यूमरेटर में लिखना है, पहला रूल। और दूसरा जो भी p है और q है ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या है, को प्राइम का मतलब है इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो 23 और 46 दोनों में कॉमन फैक्टर है, 23 1 जा 23 2 जा, तो अब हम 23/46 को लिख सकते हैं 1/2। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बस दो रूल मानेंगे। पहला रूल, कोई भी अगर नेगेटिव साइन है उसको न्यूमरेटर पे लिखते हैं, मतलब p के पास लिखते हैं। और दूसरा, दोनों लोएस्ट टर्म में लिखने होने चाहिए, मतलब दोनों को प्राइम होने चाहिए, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। अच्छा, तो ये हमने समझ लिया। तो कोई भी रेशनल नंबर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं। अभी हम देखते हैं कैसे इरेशनैलिटी प्रूफ करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन से हम प्रूफ करेंगे कि √2 जो है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है प्रूफ √2
is an irrational number. प्रूफ √2 इज एन इरेशनल नंबर, इसको हम प्रूफ करते हैं। और मेथड हम कौन सा यूज करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए? मेथड हम यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड हम यूज करेंगे कौन सा? कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है क्या? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है क्या? चलो इसको पहले समझते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करके प्रूफ करेंगे ये √2 इरेशनल नंबर है। पहले समझते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है। मान लो ये एक पेन है मेरे पास, मेरे हाथ में स्टाइलस पेन है। अगर कोई बोल रहा है कि प्रूफ करो ये जो स्टाइलस पेन है ये सॉलिड नहीं है, प्रूफ करो ये लिक्विड नहीं है, ये सॉलिड है, इसको प्रूफ करो। हमें तो लग रहा है कि ये सॉलिड है, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे? चलो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करके प्रूफ कर सकते हैं। मान लेते हैं ये सॉलिड नहीं है, तो मतलब जो मैटर होगा वो दो तरह के होते हैं, जैसे सॉलिड और फ्लूइड। तो मान लिया फ्लूइड में फिर गैस और लिक्विड आ जाएंगे। तो मान लो ये सॉलिड नहीं है, मतलब ये फ्लूइड है, तो हमने मान लिया कि ये फ्लूइड है। अगर ये स्टाइलस पेन फ्लूइड है तो ये फ्लो करना चाहिए, लेकिन ये तो फ्लो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो फ्लो नहीं कर रहा है, हमने अज्यूम किया था कि ये फ्लूइड है, तो हमारा अज्यूमशन तो इनकरेक्ट हो गया। अभी दो ही ऑप्शन थे, फ्लूइड और सॉलिड। अब अगर ये फ्लूइड नहीं है तो कौन सा ऑप्शन बचा? सॉलिड, तो ये सॉलिड हो गया। वैसे ही √2 जो है वो रियल नंबर है। आप बोलोगे सर हाँ रियल नंबर है √2 रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर का कौन से पॉसिबिलिटीज है? आप बोलोगे सर रियल नंबर जो है ये रेशनल हो सकता है या फिर इरेशनल भी हो सकता है। रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, सही है। अगर हमने प्रूफ कर दिया कि √2 जो है ये रेशनल नहीं है, तो अभी दो ऑप्शंस थे, रेशनल और इरेशनल, और हमने प्रूफ कर दिया कि ये रेशनल नहीं है। तो अब कौन सा ऑप्शन बचा? इरेशनल। तो √2 ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि ये इरेशनल है। समझ में आ गया? तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या है, पहले हम अज्यूम करेंगे √2 को रेशनल, फिर रेशनल अज्यूम करने के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स ड्रा करेंगे। अगर वो कंक्लूजन्स इम्पॉसिबल आ गए तो हम क्या बताएंगे कि हमने जो अज्यूम किया था वो तो रॉन्ग है। अभी ये अज्यूमशन रॉन्ग है, मतलब दूसरा ऑप्शन नहीं बचा इरेशनल, तो इरेशनल प्रूव हो जाएगा। तो इस मेथड को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं √2 इज एन इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए। चलो पूरा मेथड अभी साथ में देखते हैं। पहले हमने अज्यूम किया लेट √2 जो है इज अ रेशनल नंबर। मान लिया √2 को रेशनल मान लिया। तो कोई भी रेशनल नंबर हो इसको कैसे लिख पाएंगे? आप बोलोगे सर p/q फॉर्म में लिख पाएंगे, और p q ये दोनों इंटीजर्स हैं, पहली बात। और जो q है ये नॉन जीरो इंटीजर है, हाँ। और अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होगा तो p एंड q आर को-प्राइम्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखो। p एंड q आर को-प्राइम्स। हमने p और q को को-प्राइम्स क्यों बोला? क्योंकि जो p एंड q है ये जो दोनों का जो रेशियो है ये रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं वो को-प्राइम्स होते हैं। तो हमने मान लिया, तो हमारे अज्यूमशन के हिसाब से p और q को-प्राइम्स है। को-प्राइम्स मतलब इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। चलो यहां तक तो सही है। तो हमने मान लिया √2 p/q। चलो रूट को ओमिट करने के लिए इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं पहले। तो पूरा इक्वेशन को स्क्वायर कर लेते हैं। आप बोलोगे अगर पूरा इक्वेशन को स्क्वायर करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करूंगा वो राइट हैंड साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। आप बोलोगे √2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2।
तो p बाई क्यू का स्क्वायर क्या बन गया, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर तो क्यू स्क्वायर जो है ये इधर आएगा, तो अब पी स्क्वायर क्या बन जाएगा, आप बोलोगे सर 2q स्क्वायर। मतलब पी स्क्वायर जो है ना, पी स्क्वायर ये 2 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, क्योंकि q इंटीजर है और इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर ही होगा। तो मतलब यहां पर जो है कोई एक नेचुरल नंबर आएगा और नेचुरल नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसका मतलब ये जो 2 है ना, ये 2 है, ये 2 का मल्टीपल होगा। पी स्क्वायर 2q स्क्वायर है, मतलब ये जो 2q स्क्वायर है वो 2 का मल्टीपल होगा। मतलब 2 जो है वो किसको डिवाइड कर लेगा, आप बोलोगे सर पी स्क्वायर को डिवाइड कर लेगा। 2 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अभी पढ़ के आए, अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कोई भी प्राइम ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो प्राइम उसका स्क्वायर रूट मतलब ए को भी डिवाइड करेगा। इसीलिए 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, हेंस 2 ऑल्सो डिवाइड्स पी। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, ये रिलेशन को ध्यान में रखो। तो हमने अभी प्रूफ किया कि 2 जो है वो p को डिवाइड करेगा, इसका मतलब 2 p का एक फैक्टर है और p एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है। समझ में आ गया यहां तक? यहां तक चीजें क्लियर है। अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है, 2 अगर p को डिवाइड कर रहा है, और हम क्या लिख पाएंगे, आप बोलोगे सर p को 2 का मल्टीपल लिख लो ना, 2 का मल्टीपल मतलब 2n, n जहां पर n क्या हो गया, कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके, तो p क्या बन गया 2n। क्यों, आप बोलोगे सर जो 2 है p को डिवाइड कर रहा है, p इज डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब p जो है 2 का मल्टीपल है। सर यहां तक क्लियर है? अगर p 2n के बराबर है, अभी एक इक्वेशन हमने पढ़ के आया, पी स्क्वायर किसके बराबर है, आप बोलोगे सर 2q स्क्वायर के बराबर है। तो मतलब यहां से हमने लिया जो 2q स्क्वायर था ना वो p स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, तो p का वैल्यू हमने क्या निकाला 2n, पुट कर लेते हैं इधर, 2n का होल स्क्वायर, 2n का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, n का स्क्वायर n स्क्वायर। तो अभी देखो 2q स्क्वायर किसके बराबर बन गया, आप बोलोगे सर 4n स्क्वायर के बराबर। यहां से 2 हम कैंसिल कर पाएंगे, 2 2 जा 4। तो अभी जो q स्क्वायर है, q स्क्वायर को हमने लिख लिया 2n स्क्वायर। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब है जो q स्क्वायर है वो 2 का मल्टीपल होगा, क्योंकि n नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर का स्क्वायर भी एक नेचुरल नंबर होगा। तो मतलब जो q स्क्वायर है वो 2 का मल्टीपल है और 2 q स्क्वायर का फैक्टर है। तो इसीलिए हम लिख पाएंगे 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या पढ़ा, एनी प्राइम इफ डिवाइड्स a स्क्वायर देन इट आल्सो डिवाइड्स a। तो इसका मतलब जो 2 है q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, हेंस 2 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा। तो ये रिलेशन 2 हो गया। चलो रिलेशन 1 को देखते हैं। रिलेशन 1 में हमने प्रूफ किया 2 p का फैक्टर है। अभी रिलेशन 2 में हमने क्या प्रूफ किया, जो 2 है वो q का भी फैक्टर है। मतलब रिलेशन 1 और 2 से हमें क्या पता चला, हमें ये पता चल रहा है कि 2 जो है 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। सही है, बोथ p एंड q सही है। आप बोलोगे हाँ सर सही है, लेकिन सोचो हमने जो अज्यूम किया था ना, चलो पहले पेज में देखते हैं, हमने क्या अज्यूम किया था, एक रेशनल नंबर है और उसी अज्यूमशन में हमने बोला कि ये दोनों को प्राइम है और को प्राइम्स है। अभी प्रूफ किया है कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 आ गया। को प्राइम्स का मतलब क्या है, उन दोनों के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। हाँ, तो उन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए अदर देन 1। लेकिन हमने हमारा अज्यूमशन के हिसाब से हमने प्रूफ कर लिया कि 2 जो है वो p एंड q का कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब क्या है, हमने जो अज्यूम किया था वो रॉन्ग है, मतलब हमारा अज्यूमशन सही नहीं है। तो हमारा अज्यूमशन क्या था
आप बोलोगे सर आपने अज्यूम किया था कि √2 एक रेशनल नंबर है और अब बोल रहे हैं, तो जो कंक्लूजन लिया कंक्लूजन रॉन्ग आया, फिर कंक्लूजन को रॉन्ग मानकर हमने बोल लिया कि हमारा अज्यूमशन क्या है, इनकरेक्ट है। अभी दो ही पॉसिबिलिटी थे रियल नंबर के कि √2 रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। अभी रेशनल नहीं हो पा रहा है, अगर रेशनल नहीं हो पा रहा है अभी कौन सा ऑप्शन बचा, इरेशनल, तो हेंस रेशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल है, प्रूव हो गया। तो फ्रॉम हम ये सेंटेंस लिखेंगे लास्ट में, फ्रॉम रिलेशंस 1 एंड 2, फ्रॉम रिलेशंस 1 एंड 2 हमने क्या निकाला, 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 इज अ कॉमन फैक्टर, किसका, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q, बोथ P एंड Q, which contradicts our assumption, which contradicts our assumption, हमारा जो assumption था ना उसको contradict कर रहा है, गलत बता रहा है, contradicts our assumption, hence √2 हमारा assumption रेशनल था, अभी वो नहीं हो सकता है, तो √2 is an irrational, √2 is an irrational number, √2 is an irrational number, तो ये हमने प्रूव कर लिया। तो रियल नंबर्स के सारे सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिए यहां तक, और अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ तक आपने नोट बना लेना है और रिवाइज करते रहना है, और अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।